1 to 30 डेज के केस में उस अकाउंट को एसएमए का यानी कि स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट का स्टेटस दे दिया जाता है, ठीक है। देन इट इज गिवन द एसएमए स्टेटस ओवर देयर, तो उसको एसएमए का स्टेटस दे दिया जाता है, ओके। तो एसएमए में फर्दर हमारे पास यहां पर टाइप्स होती हैं, एसएमए 0, 1 एंड 2। एसएमए 0 के केस में अगर आपके पास इरेगुलरिटी जो है वो यहां पर 1 to 30 डेज की है तो आपके पास एसएमए 0 होगा। अगर 31 to 60 डेज की आपके पास इरेगुलरिटी है तो एसएमए 1 होगा। एंड फर्दर अगर 61 to 90 डेज की आपके पास इरेगुलरिटी है तो वो अकाउंट आपके पास क्या रहेगा, दैट विल बी एसएमए 2 ओवर हियर, ओके। एंड पर्टिकुलरली जब आपके पास इरेगुलरिटी 90 डेज से ज्यादा की होती है तो उसके बाद अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है यानी कि हायर रिस्क एसोसिएटेड है, यानी कि हायर जो रिस्क रहता है वो यहां पर एसोसिएटेड है। तो पर्टिकुलरली आपको स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए यानी कि ये एसएमए 2 तक के अकाउंट के लिए भी आपको यहां पर प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है। यू आर टू बेसिकली क्रिएट द प्रोविजन फॉर द सेम, ओके। उनके लिए भी आपको प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं स्टैंडर्ड अकाउंट्स की बात करता हूं तो इन जनरल सभी अकाउंट्स के लिए आपको यहां पर 0.40% की जो यहां पर प्रोविजन है वो यहां पर क्रिएट करनी पड़ती है, ओके। एंड फर्दर अगर अकाउंट आपका डायरेक्ट एग्रीकल्चर या फिर एसएमए से रिलेटेड है तो आपको 0.25% की जो यहां पर प्रोविजन है वो क्रिएट करनी पड़ती है। डिफरेंट यहां पर कैटेगरीज हैं, जैसे कि सीआरई आरएच है तो 0.75%, अगर सीआरई है तो आपके पास 1% का यहां पर प्रोविजन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। लेकिन हमारा टॉपिक है जब आपके पास अकाउंट का क्लासिफिकेशन एनपीओ हो जाता है, फर्दर इनको आगे यहां पर कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अकाउंट की कैटेगरी, जब सबसे पहले अकाउंट आपका यहां पर एनपीओ होता है तो उसकी जो कैटेगरी होती है दैट इज सब स्टैंडर्ड अकाउंट, दैट इज पर्टिकुलरली सब स्टैंडर्ड अकाउंट ओवर देयर। एंड जिसे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एंड अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड, एंड अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड फर्दर आपके पास सेकंड कैटेगरी है डाउटफुल एसेट की कैटेगरी है। डाउटफुल एसेट की कैटेगरी के केस में आपके पास तीन टाइप्स रहती हैं, आपके पास तीन टाइप्स रहती हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3 ओवर हियर, ओके। एंड द थर्ड कैटेगरी दैट यू आर हैविंग इट इज बेसिकली द लॉस एसेट कैटेगरी, यानी कि अगर मान लीजिए किसी इंस्पेक्टर ने फाइंड आउट कर लिया है कि पर्टिकुलरली आपके पास यहां पर जो एसेट है वो लॉस एसेट है, यानी कि वो अनकलेक्टेबल है, उसको आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लॉस एसेट हम यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं। इज इट क्लियर? सो अगर आपके पास अकाउंट जो है, अगर आपके पास जो अकाउंट है वो यहां पर उसमें जो सिक्योरिटी अवेलेबल थी वो जब से लोन सैंक्शन किया गया था वो सिक्योरिटी का अमाउंट आपके पास 10% से ज्यादा नहीं था, वॉज नॉट मोर देन 10% फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि जब से अकाउंट शुरू हुआ था तब से आपके पास जो सिक्योरिटी थी वो 10% से ज्यादा की नहीं थी। तो उसके केस में पर्टिकुलरली क्या रहेगा, जो अकाउंट रहेगा पर्टिकुलरली आपके पास वो यहां पर क्या रहेगा, वो यहां पर अनसिक्योर्ड रहेगा, वो आपके पास अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट रहेगा। यानी कि अगर तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लोन अकाउंट, यानी कि जब से आपका लोन शुरू हुआ है, अगर वो आपके पास ग्रेटर देन 10% है तो उसके पास उसके केस में आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर्ड काउंट किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो यहां पर 10% तक की है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट, ठीक है, तो उसके केस में उसे हम क्या कहेंगे, दैट वुड बी पर्टिकुलरली व्हाट, उसे हम कहेंगे अनसिक्योर्ड अकाउंट। अगर तो आपके पास सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट है तो उसके केस में आपको 15% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, एंड अगर अनसिक्योर्ड है तो आपको उसके केस में 25% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अकाउंट है तो उसके केस में आपको 20% यहां पर पर्टिकुलरली प्रोविजन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू डाउटफुल एसेट कैटेगरी। डाउटफुल एसेट कैटेगरी के केस में आपके पास यहां पर जैसे सब स्टैंडर्ड के केस में 12 महीने के लिए अकाउंट रहता है, यानी कि जब से अकाउंट एनपीए क्लासीफाई हुआ है तो एनपीए क्लासिफिकेशन के अगले 12 महीने तक अकाउंट जो है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। एंड फर्दर जब आपके पास अकाउंट डाउटफुल कैटेगरी में है तो डाउटफुल कैटेगरी में पहले 12 महीने के लिए वो आपके पास रहेगा डाउटफुल 1 में, एंड अगले 24 महीने के लिए वो रहेगा आपके पास डाउटफुल 2 में, एंड फर्दर उसके बाद इनडेफिनेट टाइम के लिए आपके पास यहां पर वो डाउटफुल 3 कैटेगरी में रहता है, ओके। एंड डाउटफुल 1 कैटेगरी में यहां पर आपके पास फर्दर टाइप्स आ गए, जैसे कि आपके पास जो शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योरिटी है एंड फर्दर जो आपके पास रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है। सो आई विल बी सेइंग रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड फर्दर SIS, दैट इज शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी। तो जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसके लिए आपको 25% का प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है। जो आपके पास SIS है, यानी कि जो आपके पास शॉर्टफॉल इन आपके पास सिक्योरिटी है, उसके लिए आपको 100% ऑफ द प्रोविजन को क्रिएट करना पड़ता है। सेम वे आपको यहां पर अगर डाउटफुल 2 कैटेगरी में आपके पास यहां पर अकाउंट यहां पर प्लेस्ड है तो उसके केस में आपको RVS यानी कि जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसके लिए आपको 40% प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड जो आपके पास शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी उसके लिए आपको 100% जो प्रोविजन है वो यहां पर मेंटेन करनी पड़ती है।
सिमिलर वे यहां पर डाउटफुल 3 के केस में आपके पास आपको यूनिफॉर्मली 100% की प्रोविजन जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। लॉस एसेट के केस में भी आपको 100% की जो प्रोविजन है वो यहां पर मेंटेन करनी पड़ती है। दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कैटेगराइजेशन ऑफ द अकाउंट्स ओवर देयर। अब फर्दर इसी के बेस पर हम यहां पर जो केस स्टडी है उसको सॉल्व करने वाले हैं। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट्स एंड फर्दर आपके सभी डाउट्स यहां पर एनपीए से रिलेटेड हम यहां पर कवर कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। इट सेज a term loan account with outstanding balance of rupees 7 lakh having realizable value of security of rupees 4 lakh was identified as NPA as on March 31, 2012। तो 2012 में आपने यहां पर एक अकाउंट जो है उसे एनपीए आइडेंटिफाई किया है जिसका आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, यानी कि जो मेरे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो मेरे पास अकाउंट लेजर बैलेंस है, दैट इज पर्टिकुलरली 7 लाख रुपीज, वो 7 लाख रुपए का। एंड इसके अगेंस्ट जो मेरे पास रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है दैट इज 4 लाख रुपीज ओवर हियर। एंड अकाउंट जो है वो आपका यहां पर 31 मार्च 2012 को यहां पर एनपीए आइडेंटिफाई किया गया है, यानी कि आपके पास हाफ ईयरली जो रीपेमेंट आनी चाहिए थी वो यहां पर रिसीव नहीं हुई है, विच वाज ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2011, वो आपके पास रिसीव नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट था वो यहां पर आपने एनपीए क्लासिफाई कर दिया है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इट पर्टिकुलरली सेज what should be the classification and how much provision will be made as on 31st March 2012। तो यहां पर अकाउंट की क्लासिफिकेशन क्या रहने वाली है 31 मार्च 2012 को, एंड फर्दर आपके पास यहां पर प्रोविजन आप कितना क्रिएट करेंगे। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आपका अकाउंट इरेगुलर होता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं होती है, तब तक तो आपको नॉर्मल प्रोविजन जो स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए मेंटेन करनी होती है तब तो वो आपको मेंटेन करनी होती है। जैसे ही आपका अकाउंट जो है वो क्लासिफाई होता है सब स्टैंडर्ड, उसके केस में आपको यहाँ एन पे क्लासिफाई होता है, तो उसकी सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी होती है। ओके, यानी कि यहां पर ये अकाउंट जो था वो 31 मार्च 2012 को यहां पर एनपीए क्लासिफाई किया गया था। तो पर्टिकुलरली आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर सबसे पहले अकाउंट जो होगा उसे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही प्लेस करेंगे। आप अकाउंट को सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में ही प्लेस करेंगे एंड फर्दर देन यू विल बी बेसिकली लुकिंग एट कि आपको कितना प्रोविजन यहां पर मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो अकाउंट है सब स्टैंडर्ड के केस में आपके पास दो टाइप्स रहती हैं। एक आपके पास रहता है सिक्योर्ड टाइप, एक आपके पास रहता है सिक्योर्ड टाइप, एंड फर्दर आपके पास दूसरा टाइप रहता है अनसिक्योर्ड टाइप। सिक्योर्ड हम उसे कहते हैं जहां पर आपके पास जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट वो 10% से ज्यादा है, तो उस अकाउंट को आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं, यू काउंट इट एज द सिक्योर्ड अकाउंट। आप उसे सिक्योर्ड अकाउंट यहां पर आप उसे मानते हैं। ओके, लेट्स से कि इस केस में पर्टिकुलरली आपको बताया गया, आपको यहां पर फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं बताया गया कि कितनी सिक्योरिटी अवेलेबल थी, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो अवेलेबल थी, जो कि 10% से तो डेफिनेटली ज्यादा ही थी। यानी कि जो मेरा अकाउंट है यहां पर देखिए, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यहां पर 4 लाख की गिवन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मेरे पास सिक्योरिटी की जो वैल्यू थी यहां पर वो 10% से ज्यादा थी। आई विल बी बेसिकली अज्यूमिंग दैट बिकॉज क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो इट इज पर्टिकुलरली ये जो अकाउंट यहां पर दिया गया मुझे, दिस इज पर्टिकुलरली सिक्योर्ड अकाउंट, इसको हम सिक्योर्ड अकाउंट यहां पर काउंट करेंगे। तो आपको यहां पर जो प्रोविजन कैलकुलेट करनी है इसमें बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब स्टैंडर्ड के केस में ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर सिक्योर्ड बैलेंस अनसिक्योर्ड बैलेंस को बाइफर्केट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि डाउटफुल एसेट के केस में आपको यहां पर बैलेंसेस को बाइफर्केट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सिक्योर्ड बैलेंस रहेगा, तो सिक्योर्ड अकाउंट है, तो सिक्योर्ड अकाउंट के केस में जो प्रोविजन था 15% का था, वो आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 7 लाख रुपीज का, जिसके ऊपर आप यहां पर 15% का जो प्रोविजन है वो यहां पर आप मेंटेन करेंगे। ओके, तो 7 लाख इंटू 15%, तो आपके पास आंसर क्या रहने वाला है, सो इट विल बी 7 लाख इंटू 15%, दैट इज इक्वल टू 1,05,000, दैट इज इक्वल टू 1,05,000। तो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर, यानी कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट में आपका क्लासिफाई होगा एंड वहां पर जो प्रोविजन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी दैट वुड बी पर्टिकुलरली व्हाट, दैट वुड बी 1,05,000 ओवर हियर। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। एंड यहां पर सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया दैट इज पोस्टेड बाय अमिया साहू एंड अमित अग्रवाल जी ने यहां पर सबसे पहले जो आंसर है वो यहां पर पोस्ट किया है। सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट इज द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर 2012 में मैंने मार्च में जो प्रोविजन कैलकुलेट की थी वो यहां पर 1,05,000 की प्रोविजन हमने ऑलरेडी मेंटेन कर ली। मैं यहां पर इस पॉइंट को साइड पर लिख देता हूं। Now let's move to the question number 2 over here. It says what would be the classification and how much provision would be made as on March 31st, 2013. देखिए, अकाउंट क्लासिफाई हुआ था मेरा 31 मार्च 2012 को एंड पर्टिकुलरली मुझे पता है कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट में जो यहां पर आपकी लाइफ है अकाउंट का, यानी कि टेनर है, वो यहां पर 12 मंथ्स का रहता है। यानी कि 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012 से लेकर के
अप टू 31 ऑफ मार्च 2013 तक जो आपका अकाउंट था वो यहां पर पर्टिकुलरली क्या रहेगा, वो आपका यहां पर सबस्टैंडर्ड अकाउंट था। लेकिन 31 मार्च 2013 को जो अकाउंट की क्लासिफिकेशन है वो यहां पर अगले स्टेप में चली जाएगी। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलरली अकाउंट जो रहता है पहले वो सबस्टैंडर्ड था, अब वो सबस्टैंडर्ड से मेरा जो अकाउंट है वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। कौन सा एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा, डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में यहां पर चला जाएगा। ठीक है, डाउटफुल में भी पर्टिकुलरली 3 टाइप्स होती हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। तो यहां पर पर्टिकुलरली डाउटफुल 1 की कैटेगरी में सबसे पहले अकाउंट शिफ्ट होगा। सबस्टैंडर्ड की लाइफ जो है वो 12 महीने की है, डाउटफुल 1 की भी जो लाइफ है वो यहां पर 12 महीने की है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर 2013 को जो अकाउंट का स्टेटस है डेफिनेटली वो डाउटफुल 1 रहने वाला है, ये चीज मुझे क्लियर होगी। यानी कि आइदर ऑफ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात आती है रिलेटेड टू प्रोविजन। जब भी मैं डाउटफुल की बात करता हूं, चाहे वो डाउटफुल 1 है, डाउटफुल 2 है, डाउटफुल 3 है, तो पर्टिकुलरली इस केस में आपके पास जो प्रोविजन आपने मेंटेन करनी होती है ना, वो आपने देखना होता है कि आपके पास रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है एंड फर्दर शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी क्या है। अब इस पर्टिकुलर केस में मुझे रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो दी गई है वो 4 लाख की दी गई है एंड मेरे पास यहां पर शॉर्टफॉल कितने अमाउंट के ऊपर है, 7 लाख माइनस 4 लाख, यानी कि 3 लाख के ऊपर मेरे पास यहां पर जो शॉर्टफॉल है वो सिक्योरिटी का शॉर्टफॉल यहां पर अवेलेबल है। तो पर्टिकुलरली डाउटफुल 1 के केस में, डाउटफुल 1 की अगर बात करते हैं तो आपको जो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है, एज आई ऑलरेडी अर्लियर टोल्ड यू कि उसके लिए आपको 25% प्रोविजन को मेंटेन करना पड़ता है। अब ध्यान से समझिएगा कि सब स्टैंडर्ड के केस में तो हमने यहां पर सीधा ही एक ही बैलेंस के ऊपर, अगर वो सिक्योर्ड था तो सिक्योर्ड का परसेंटेज लगा दिया, अदरवाइज अगर वो अनसिक्योर्ड होता तो अनसिक्योर्ड का परसेंटेज लगा देते। लेकिन डाउटफुल के केस में ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू बाइफरकेट द बैलेंसेज इनटू द रिलायजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी ओवर हियर। तो वो हमने ऑलरेडी कर लिया स्टेप। अब यहां पर पर्टिकुलरली हम 4 लाख के अमाउंट के ऊपर 25% के साथ यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन को। सो यहां पर 4 लाख इंटू 25%, यानी कि 1 लाख जो है वो यहां पर सिक्योर्ड बैलेंस के लिए आप यहां पर प्रोविजन मेंटेन करने वाले हैं। प्लस आपके पास शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी कितना है, आपके पास यहां पर शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी कितना है, 3 लाख रुपीस का है। तो यहां पर शॉर्टफॉल जितना पार्ट होता है, यानी कि आपके पास जिसके लिए सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, डाउटफुल के केस में यूनिफॉर्मली आपने उस पार्ट के लिए 100% प्रोविजन को मेंटेन करना होता है। यानी कि 3 लाख की प्रोविजन जो है वो हम यहां पर इस पर्टिकुलर केस में क्रिएट करेंगे। यानी कि टोटल जो प्रोविजन बनाई जानी थी, हमने क्रिएट करनी थी बैंक ने, वो यहां पर 4 लाख की जो प्रोविजन थी वो यहां पर क्रिएट की जानी थी। आउट ऑफ विच 1,05,000 की प्रोविजन जो थी वो ऑलरेडी हम यहां पर 2012 में क्रिएट कर चुके थे। सब स्टैंडर्ड में तो क्रिएट ऑलरेडी कर चुके थे ना। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पर मुझे प्रोविजन जो क्रिएट करनी थी वो 4 लाख की करनी थी, जिसमें से 1,05,000 की जो प्रोविजन है वो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यानी कि 2013 में जो मुझे प्रोविजन यहां पर करनी पड़ेगी क्रिएट, दैट वुड बी 4 लाख माइनस 1,05,000 एंड दैट इज इक्वल टू 2,95,000। तो 2,95,000 की हमने यहां पर जो प्रोविजन थी वो यहां पर क्रिएट कर ली है। इन टोटल यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, यानी कि इन टोटल 4 लाख की प्रोविजन यहां पर क्रिएट हो चुकी है। तो द आंसर ओवर हियर वुड बी व्हाट, आंसर क्या रहने वाला है यहां पर, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। तो यहां पर एक आंसर तो आया है, यहां पर एक आंसर आया है ऑप्शन सी एंड कईयों ने यहां पर आंसर दिया ऑप्शन डी। तो जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए कि प्रोविजन क्या क्रिएट होगी। तो प्रोविजन क्या क्रिएट होगी, इट विल बी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, इट वुड बी ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने बोला कि हाउ मच प्रोविजन इज टू बी मेड एज ऑन 31 मार्च 2013। तो कितनी प्रोविजन यहां पर करनी पड़ेगी, अलग से 2,95,000 की प्रोविजन यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। सो अनिल कुमार एंड स्वाति जी ने यहां पर सबसे पहले आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर। आई होप कि ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। Now let's move to the next question over here. That is question number 3. Question number 3. It says, what would be the classification and how much provision will be made as on 31st March 2014? देखिए अब यहां पर 2012 में अकाउंट जो था वो यहां पर मेरे पास क्या था, दैट वाज द सब स्टैंडर्ड अकाउंट स्टेटस था मेरे पास। एंड 2013 में जो अकाउंट का स्टेटस था वो यहां पर डाउटफुल 1 में हो गया। मेरे पास 12 सब स्टैंडर्ड की लाइफ भी 12 मंथ की होती है एंड डाउटफुल 1 की लाइफ भी 12 मंथ की होती है। यानी कि 2014 में जो यहां पर अकाउंट का स्टेटस है वो D2 में चेंज हो जाएगा। D2 का जो लाइफ टेनर होता है दैट इज 24 मंथ्स, ये 24 मंथ्स का रहता है। तो पर्टिकुलरली कहने का मतलब है कि 31 मार्च 2014 को जो अकाउंट का स्टेटस है दैट विल बी डाउटफुल 2। ठीक है, तो यानी आइदर ऑफ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, अब यहां पर डाउटफुल 2 के केस में भी आपके पास सेम ही कंसेप्ट रहता है, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का एंड शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी का। रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी तो 4 लाख की है एंड शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी 3 लाख है। अब जो 3 लाख का पार्ट है उसके लिए तो 100% के ऊपर प्रोविजन मेंटेन करनी है। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि जो अनसिक्योर्ड पार्ट होता है आपके पास यहां पर शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी होती है, उसके ऊपर आपको 100% प्रोविजन को मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि 3 लाख की प्रोविजन मुझे यहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर द अनसिक्योर्ड पार्ट, यानी कि जो मेरे पास यहां पर शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी है। लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो मेरे पास यहां पर
सिक्योर्ड पार्ट है उसके लिए मुझे यहां पर डाउटफुल 2 के केस में 40% की प्रोविजन होती है वो यहां पर मेंटेन करनी पड़ती है. सो 40% ऑफ 4 लाख, so 40% of 4 lakh, so 4 lakh into 40%, that is equal to 1,60,000, 1,60,000 over here, and plus यहां पर 3 लाख का यहां पर हो गया, 3 लाख का यहां पर हो गया, यानी कि टोटल जो प्रोविजन होगी that is 4,60,000, 4,60,000. तो आंसर क्या रहेगा? देखिए 4 लाख की ऑलरेडी प्रोविजन हम क्रिएट कर चुके हैं 2013 तक की, यानी कि 2014 में जो अकाउंट का स्टेटस है वो यहां पर रहने वाला है डाउटफुल 2 का, एंड फर्दर अलग से मुझे 60,000 की जो प्रोविजन है वो यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि इन टोटल हमने 4.60 लाख की जो प्रोविजन थी वो हमने यहां पर क्रिएट करनी थी, जिसमें से 4 लाख की प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे, एंड 60,000 की अलग से हम यहां पर प्रोविजन क्रिएट कर देंगे. सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. तो यहां पर जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. ओके, एंड यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के केस में सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया दैट इज पोस्टेड बाय अमिया साहू. तो अमिया साहू जी ने यहां पर एंड सुमन यादव जी ने सबसे पहले आंसर जो है यहां पर पोस्ट किया रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर. इज दैट क्लियर ओवर हियर? क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट. जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दीजिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर साइड वाला पार्ट जो मैं लिखा रहने देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे. So let's just move to the question number 4 over here. So it says, what would be the classification and how much provision will be made as on 31st March 2015? तो क्या क्लासिफिकेशन रहेगी एंड फर्दर कितना प्रोविजन आपको मेंटेन करना पड़ेगा एंड कितनी प्रोविजन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी 31st मार्च 2015 को. देखिए 2015 में भी जो अकाउंट का स्टेटस है वो यहां पर डाउटफुल 2 ही रहने वाला है, वो यहां पर डाउटफुल 2 ही रहने वाला है, बिकॉज आई अर्लियर टोल्ड यू कि यहां पर D2 के केस में जो लाइफ स्पैन रहता है वो यहां पर 24 महीने का रहता है. वो क्या रहता है? पर्टिकुलरली 24 महीने का रहता है. तो 12 महीने तो हो गए यहां पर पर्टिकुलरली 2014 तक, एंड फर्दर 2015 तक जो यहां पर आपके पास स्पैन रहेगा दैट वुड बी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, वो आपके पास फिर से यहां पर डाउटफुल 2 की कैटेगरी में यहां पर अकाउंट क्लासिफिकेशन रहने वाली है. ठीक है, तो यहां पर अकाउंट स्टेटस का जो रहेगा वो डाउटफुल 2 का रहेगा, एंड डाउटफुल 2 के लिए 4,60,000 की प्रोविजन आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं. ठीक है, इन टोटल 4,60,000 की जो यहां पर प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, यानी कि कोई भी नई प्रोविजन यहां पर बैंक को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो द अकाउंट स्टेटस विल बी डाउटफुल 2, एंड जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? जो प्रोविजन रहेगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी? ऑप्शन ए, यानी कि कोई भी प्रोविजन अलग से मुझे अब और क्रिएट नहीं करनी है. सो ऑप्शन ए ओवर हियर इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए जो है यहां पर दैट इज द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. सो सुमन यादव एंड अमिया साहू जी ने यहां पर सबसे पहले आंसर पोस्ट किया है, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर. Now let's move to the question number 5. It says, what would be the classification and how much provision will be made as on 31st March 2016? तो यहां पर कितनी प्रोविजन क्रिएट की जाएगी एंड फर्दर क्या स्टेटस रहने वाला है अकाउंट का यहां पर 31st मार्च 2016 को. अब देखिए 31st मार्च 2016 को जो अकाउंट है दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू D3 कैटेगरी ओवर हियर. अब D3 के केस में यूनिफॉर्मली चाहे वो सिक्योर्ड पार्ट है यानी कि रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, चाहे वो अनसिक्योर्ड पार्ट है, आपको 100% प्रोविजन को मेंटेन करना पड़ता है. यानी कि 7 लाख का अगर मेरे पास लोन अकाउंट आउटस्टैंडिंग है तो 7 लाख की इन टोटल मेरे पास प्रोविजन मेंटेन होनी चाहिए. अब 7 लाख में से हम ऑलरेडी 4,60,000 की प्रोविजन क्रिएट कर चुके हैं. 4.60 लाख प्रोविजन इज ऑलरेडी बीइंग क्रिएटेड. तो इन टोटल मुझे यहां पर और कितनी प्रोविजन यहां पर क्रिएट करनी है? दैट विल बी 7 लाख माइनस 4,60,000 एंड दैट इज इक्वल टू 2,40,000, यानी कि 2,40,000 का प्रोविजन मुझे और क्रिएट यहां पर करना पड़ेगा. सो ऑप्शन बी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर. ऑप्शन नंबर यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के केस में आंसर जो रहेगा दैट विल बी 2,40,000 ओवर हियर, यानी कि 2,40,000 का मुझे प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा. अकाउंट स्टेटस जो रहेगा दैट विल बी डाउटफुल 3. इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है. ओके, सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर, एंड सबसे पहले जो आंसर पोस्ट किया गया दैट इज पोस्टेड बाय अमिया साहू एंड दैट वुड बी द राइट आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर. इट सेज व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन एंड हाउ मच प्रोविजन विल बी मेड एज ऑन 31st मार्च 2017. तो यहां पर कितनी प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी एंड फर्दर यहां पर कितना प्रोविजन मेंटेन आपको करना पड़ेगा, एंड साथ ही यहां पर आपका जो अकाउंट स्टेटस रहेगा वो यहां पर क्या रहने वाला है. ऑप्शंस में कुछ एक यहां पर मिस्टेक थी तो मैंने उनको करेक्ट कर दिया है, मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया है. सो इट इज पर्टिकुलरली यहां पर जो आंसर रहेगा दैट विल बी अकाउंट स्टेटस. तो देखिए मेरा डाउटफुल 3 ही काउंट होगा, अकाउंट स्टेटस मेरा डाउटफुल 3 ही काउंट होगा, एंड अलग से मुझे कोई और प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन टोटल देखिए यहां पर हमने 2016 में यहां पर प्रोविजन अलग से 2,40,000 की प्रोविजन जो थी
वो यहां पर क्रिएट कर दिया, यानी कि इन टोटल मेरे पास 7 लाख रुपए की जो प्रोविजन थी वो हमने क्रिएट कर दिया फॉर दिस पर्टिकुलर लोन अकाउंट। ओके, तो यहां पर आंसर क्या रहने वाला है, इट वुड बी कि जो अकाउंट स्टेटस है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर डाउटफुल में D1 के केस में 12 महीने, D2 के केस में 24 महीने, यानी कि 36 मंथ्स यहां पर D1 D2 के केस में रहता है, एंड देयर आफ्टर द अकाउंट रिमेन्स इन द D3 कैटेगरी। D3 कैटेगरी में यहां पर अकाउंट रहेगा, उसके बाद इनडेफिनेट टाइम के लिए वहां पर रह सकता है अकाउंट। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी है। सो इट विल बी पर्टिकुलरली ऑप्शन ए ओवर हियर इज द राइट आंसर। Option A is the right answer. So Suman Yadav and Amit Agarwal have answered correctly over here at the earliest. That is option A is the right answer. Is that clear? Okay, now let's move further. Question number 7 over here. It says what would be the classification and how much provision will be made as on 31st March 2015. तो एज ऑन 31st मार्च 2015 का अगर देखते हैं तो यहां पर पर्टिकुलरली अगर ड्यूरिंग द 2014-15 आरबीआई इंस्पेक्टर गिव्स अ सर्टिफिकेट दैट द टर्म लोन वाज नॉट कलेक्टिबल, तो ठीक है 31st मार्च 2015 का बोल रहा है, यानी कि 2012 को अकाउंट को यहां पर क्लासिफाई किया गया था, यहां पर जब वो अकाउंट था आपके पास सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में था, एंड फर्दर 2013 को जो अकाउंट था वो आपका D1 कैटेगरी में आ गया था, एंड फर्दर यहां पर 2014 में जो अकाउंट था आपका D2 कैटेगरी में आ गया था, 2015 को भी आपका अकाउंट जो है वो यहां पर D2 कैटेगरी में ही था, दैट वाज पर्टिकुलरली इनटू D2 कैटेगरी ओनली, वो आपके पास D2 कैटेगरी में ही था। एंड फर्दर इन्होंने क्या बोला कि 2014-15 के दौरान आरबीआई के इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन की होगी, जिन्होंने यहां पर सर्टिफिकेट दे दिया कि पर्टिकुलरली ये टर्म लोन कलेक्ट नहीं हो पाएगा, ये पर्टिकुलर टर्म लोन जो है वो यहां पर करेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है। उसके केस में यहां पर अकाउंट की क्लासिफिकेशन अब क्या रहेगी एंड कितनी प्रोविजन यहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी, यहां पर आंसर जो है वो पोस्ट करना है। तो जैसे ही एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही यहां पर आपके पास कोई इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है या फिर जो ऑडिटर है वो सर्टिफिकेट दे, जो एसेट होता है उसको आपको लॉस एसेट की कैटेगरी में प्लेस करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट आ जाता है कि जो ये एसेट है ये अनकलेक्टेबल है, इसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके केस में इसको लॉस एसेट में क्लासिफाई करना पड़ेगा। यानी 2015 आपके पास यहां पर 31 मार्च 2015 को आपको अकाउंट को पर्टिकुलरली लॉस एसेट की कैटेगरी में यहां पर क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब लॉस एसेट के केस में भी आपको जो प्रोविजन मेंटेन करनी होती है दैट इज 100% प्रोविजन इज टू बी मेंटेन। 100% प्रोविजन जो होती है वो यहां पर आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपको याद हो कि 2014 में D2 में हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया था, एंड अप टू 2014 4,60,000 की प्रोविजन जो थी वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि लॉस एसेट के लिए 100% प्रोविजन मेंटेन करनी होती है, यानी कि 7 लाख की प्रोविजन इन टोटल हमने क्रिएट करनी थी। बट आउट ऑफ दिस 7 लाख पर्टिकुलरली 4,60,000 की प्रोविजन हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सो 2,40,000 की प्रोविजन जो है वो अलग से यहां पर बनाई जाएगी। सो इट इज पर्टिकुलर जो आपका लोन अकाउंट है दैट इज क्लासिफाइड अंडर द लॉस एसेट कैटेगरी, एंड यहां पर जो प्रोविजन आपको अलग से क्रिएट करनी है दैट इज 2,40,000। दैट इज 2,40,000 की जो प्रोविजन होगी वो यहां पर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। एंड सबसे पहले जो आंसर यहां पर करेक्टली पोस्ट किया गया दैट इज पोस्टेड बाय सुमन यादव। That is option B over here is the right answer in this regard. Is that clear? ये चीज यहां पे क्लियर होगी है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई ऑडिटर ने या फिर आरबीआई के इंस्पेक्टर ने यहां पर सर्टिफिकेट दे दिया कि जो लोन है वो कलेक्टेबल नहीं है, तो साथ ही जो लोन है उसे हम लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 over here. Let's move to the question number 8 over here. It says what would be the classification and how much provision will be made as on 31st March 2015 if during the year 2014-15 the account is restructured. अगर 2014-15 के दौरान अकाउंट जो था वो रिस्ट्रक्चर हो गया एंड बोरोर मेक्स नो डिफॉल्ट एज पर द न्यू रीपेमेंट शेड्यूल, यानी कि 2014-15 जबकि अकाउंट आपका डाउटफुल 2 कैटेगरी में ही था, उस दौरान ही अकाउंट को हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि हमने रीपेमेंट जो शेड्यूल होगा उसको यहां पर चेंज कर दिया, एंड ये बैंक के कंसेंट के साथ, बोरोर के कंसेंट के साथ ये चीज हुई होगी। एंड डेफिनेटली यहां पर जो अकाउंट था, मान लीजिए उसके केस में अगर बोरोर ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, बोरोर ने नए रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से कोई भी डिफॉल्ट यहां पर नहीं किया है, तो पर्टिकुलरली अकाउंट का स्टेटस यहां पर क्या रहेगा, व्हाट विल बी द न्यू स्टेटस ऑफ द अकाउंट ओवर हियर, एंड फर्दर उसके अकॉर्डिंगली हमें यहां पर यह भी बताना है कि यहां पर प्रोविजन कितनी यहां पर रखी जाएगी, कितनी प्रोविजन यहां पर रखी जाएगी एज ऑन particularly 31st March 2015, as on 31st March 2015.
देखिए मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं। अल्दो की आपके पास अल्दो की पर्टिकुलरली आपके पास यहां पर अकाउंट है, उसे रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है पहले 12 महीने तक के लिए। इवन दो अगर उसमें कोई भी मेरे पास डिफॉल्ट नहीं भी हुआ है, अकाउंट का जो स्टेटस रहता है वो सेम ही क्लासिफिकेशन में रहता है, यानी कि अकाउंट का जो भी स्टेटस रहेगा, जो भी यहां पर क्लासिफिकेशन रहेगी, वो सेम ही कैटेगरी में रहने वाली होती है। अगर अकाउंट मेरा 2014 में डाउटफुल 2 में था, तो अगले 12 महीने के लिए चाहे उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं भी हुआ है, तो भी अकाउंट मेरा डाउटफुल 2 कैटेगरी में ही रहने वाला है, तो भी अकाउंट जो है वो मेरा डाउटफुल 2 कैटेगरी में ही रहने वाला है। तो आइदर ऑफ ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, सी या डी में से यहां पर जो आंसर रहेगा वो यहां पर रहने वाला है। लेकिन पर्टिकुलरली एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपके पास यहां पर अकाउंट का स्टेटस अगर वो डाउटफुल 2 में ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर 4,60,000 की जो प्रोविजन थी वो आप ऑलरेडी यहां पर बना चुके हैं, यानी कि अलग से मुझे कोई भी प्रोविजन को क्रिएट करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहां पर कोई भी अलग से प्रोविजन को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज पर्टिकुलरली मेरा जो अकाउंट स्टेटस रहेगा वो डाउटफुल 2 में रहेगा, एंड यहां पर कोई भी अलग से प्रोविजन मुझे जो है वो यहां पर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। यानी कि अगले 12 महीने के लिए जो नॉर्मल यहां पर सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम चल रहा था, चाहे पर्सन ने डिफॉल्ट किया दोबारा से चाहे नहीं किया। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन ए जो है दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एंड सबसे पहले जो करेक्ट आंसर पोस्ट किया गया यहां पर नहीं मेंटेन करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो इट विल बी पर्टिकुलरली आपके पास जो अकाउंट था वो यहां पर स्टैंडर्ड अकाउंट की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। ये रीस्ट्रक्चरिंग का केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग के केस में अकाउंट स्टेटस अगले 12 महीने के लिए सेम रहता है। लेकिन अगर ड्यूज ही पे ऑफ कर दी गई है तो उसके केस में आपका अकाउंट जो है वो यहां पर स्टैंडर्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा, एंड फॉर द नो प्रोविजन इज टू बी मेंटेन। ओके, सो ऑप्शन बी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। सो अनिल कुमार एंड अमित